मूवमेंट में आप नेहरू के रोल को किस तरह से देखते हैं और फ्रीडम स्ट्रगल को नेहरू ने किस तरीके से शेप किया था? तो दोनों जो मूवमेंट्स जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, फ्रीडम मूवमेंट और उसके बाद जो इंडिया में डेमोक्रेसी का मूवमेंट ही उसे समझ सकते हैं क्या है, दोनों में इनका बहुत ही अहम रोल रहा है। और लोग तो जानते ही हैं या शायद नहीं जानते होंगे कि गांधी जी ने तो शायद 10 साल कुल मिला के बिताए थे जेल में, दक्षिण अफ्रीका और भारत। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने तो और भी ज़्यादा लंबा समय उन्होंने जेल में बिताया है। तो जेल गए और उन्होंने कई कुर्बानियाँ की और मुसीबतें भी झेली। और आज की जनता को शायद जानकारी नहीं है, लेकिन 1928-29 के बाद 1930 का जो दशक था, फिर 40 का दशक था, आज़ादी तक, तो जवाहरलाल नेहरू की जो पॉपुलैरिटी थी वो आज लोग कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो 12-13 साल का था जब भारत आज़ाद हुआ, लेकिन जो मेरा खुद का अनुभव था उसके अलावा जो मैंने पढ़ा है और अध्ययन किया है, तो मैं जानता हूँ कि उस समय जवाहरलाल नेहरू कितने पॉपुलर थे देश में। और पॉपुलैरिटी की वजह तो यही थी कि राष्ट्र की आज़ादी के संग्राम में उन्होंने बहुत ही बहादुरी का और कुर्बानी का हिस्सा लिया। और उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो भी लोगों पर बहुत प्रभाव उसका होता था। तो यूथ का, जहाँ तक यूथ का सवाल है, महिलाओं का सवाल है, बुद्धिजीवियों का सवाल है, इंटेलेक्चुअल्स, all the populations of diverse populations of India. So Jawaharlal Nehru had a very great hold over all of them, and so that marked him out. हो सकता है कि गांधी जी को अगर हम छोड़ दें तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, अगर 1946, 47, 48 की बात करें, 45, सुभाष बोस का देहांत तो 45 में हुआ था, लेकिन लोगों को उसके बारे में विश्वास नहीं था कि सचमुच में वो चले गए हैं कि नहीं। लेकिन 1937-38 के बाद जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस की यूथ में ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी थी। तो ये तो आज़ादी के संघर्ष की बात हुई। और फिर उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी थी, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी, उसने भी उनको देश भर में और दुनिया भर में बहुत ही ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया। और जिस डेमोक्रेसी पर आज जो ख़तरा हो रहा है, जिसके बारे में लोग चर्चा करते हैं, और ज़रूरी भी है कि हम चर्चा करें कि डेमोक्रेसी के सामने ख़तरा है, तो उस डेमोक्रेसी का जो अनुभव हुआ हमारे देश को, वो जवाहरलाल नेहरू की वजह से हुआ। और जो 17 साल वो प्रधानमंत्री रहे, ये नहीं कोई भी कह सकता है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। लोग ये भी कह सकते हैं कि कुछ काफ़ी भारी गलतियां भी हुई, लेकिन जो डेमोक्रेसी को उन्होंने बनाया और बचाया 17 साल में, वो एक हमारे इतिहास का एक बहुत ही अच्छा पीरियड कह सकते हैं। महात्मा गांधी से जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात 1916 में हुई थी। नेहरू कहते हैं कि उनके बारे में लिखा है उन्होंने कि वेरी डिस्टेंट और अनपॉलिटिकल और वेरी डिफरेंट। लेकिन अगर हम थोड़ी सी आगे जाएं तो सरदार पटेल की एक चिट्ठी है जवाहरलाल नेहरू को, जिसमें सरदार पटेल कहते हैं कि गांधी जी शायद सबसे ज़्यादा प्यार आपसे करते हैं। तो नेहरू का गांधी से पर्सनल लेवल पे कैसा रिश्ता था और पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स क्या थे? तो ये सही, आपने जो सरदार पटेल के ख़त का जिक्र किया वो सही है कि सरदार पटेल को लगा और औरों को भी लगा कि जवाहरलाल नेहरू के प्रति गांधी जी का जो रिश्ता था और प्यार का रिश्ता था, गहरे प्यार का रिश्ता था। और एक साहब थे जिनको आज लोग भूल गए हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया लेखक थे और थिंकर थे, किशोर लाल मशरू वाला। वो कुछ समय तक गांधी का जो अखबार था हरिजन, उसके वो एडिटर भी रहे थे।
तो किशोरलाल मशरूवाला बताया करते थे कि गांधी और पटेल का रिश्ता भाइयों का रिश्ता था और गांधी और जवाहरलाल का रिश्ता एक बाप बेटे का रिश्ता था। तो ये अपनी आप बायोग्राफी में भी, सरदार पटेल की बायोग्राफी में इस पे आपने लिखा भी है। शायद मैंने लिखा होगा। तो ये तो सही है कि गांधी समझ गए थे मेरी राय में। एक तो जवाहरलाल की पर्सनैलिटी ऐसी थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। उसके अलावा वो तो एक ज़रूर वो अपने में भी एक फैक्टर है जो जिसके बारे में हमें स्वीकार करना चाहिए कि उनकी पर्सनैलिटी का भी गांधी के ऊपर प्रभाव हुआ था। लेकिन उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उससे दो चीज़ें कि जवाहरलाल कुछ भी कीमत देने को तैयार थे भारत की आज़ादी के लिए। इसका शायद गांधी के ऊपर प्रभाव हुआ। और दूसरे कि गांधी ने देख लिया था कि जहाँ तक ये हिंदू मुस्लिम संबंध का सवाल है, जवाहरलाल उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। और मेरा जो अध्ययन है वो मुझे ये बताता है कि 1924 में दिल्ली में एक गांधी जी ने अनशन किया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। तो उस समय जवाहरलाल तो काफ़ी युवा ही थे। 36 होगी उनकी एज, 35 हाँ 35-36 की उम्र रही होगी। तो गांधी जी से मिलने आए और उसके बाद से ऐसा मुझे लगता है कि जो रिश्ता था बहुत ही गहरा हो गया। और गांधी जी समझ गए थे कि अगर किसी इंसान में जो राजनीति में आया है और जो लोगों पर प्रभाव भी रखता है, जो लेकिन इस किस्म का इंसान वो इसलिए भी इस काम के लिए भी तैयार है कि वो हिंदू और मुसलमान की दोस्ती को बनाए और बनाए रखे और उस दोस्ती के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हो, वो जवाहरलाल है, ऐसा गांधी समझ गए। अगर हम सर देखें तो 1928 में महात्मा गांधी ने एक आर्टिकल लिखा था यंग इंडिया में। उसमें उन्होंने कहते हैं कि नेशन इज सेफ इन हिज हैंड्स, नेहरू के बारे में। और भगत सिंह उसी टाइम पे आर्टिकल लिखते हैं कीर्ति में, जिसमें वो कहते हैं कि यंग यूथ को नेहरू को फॉलो करना चाहिए। बोस भी ये लिख रहे हैं कि अमॉन्ग द फ्रंट रैंक ऑफ रूलर्स ओनली यू कैन लीड अस इन प्रोग्रेसिव वे। और टैगोर भी। और सरदार पटेल कह रहे हैं कि इंटरनेशनली अगर कोई इंडिया को रिप्रेजेंट करता है तो वो नेहरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि कितने सारे लीडर्स जो हैं वो नेहरू को एक ऐसे फ्यूचर लीडर देख रहे हैं। तो क्या रीज़न था नेहरू के प्राइम मिनिस्टर बनने का, और क्यों उनको सारे लीडर्स एक फ्यूचर लीडर के तौर पर देख रहे थे? तो हर एक के अलग अलग कारण भी हो सकते हैं कि पटेल ने क्यों ऐसा सोचा, सुभाष बोस ने, भगत सिंह ने, गांधी जी ने, वगैरह वगैरह। लेकिन शायद मेरी राय में कुछ 2-3 बातें इस प्रकार की हो सकती हैं। एक तो जैसे मैं कह चुका हूँ कि वो हर कुर्बानी के लिए तैयार थे, जेल, पिटाई, मरना हो, कुछ भी हो। दूसरे बहुत ही मेहनती थे, बहुत ही मेहनती थे, सुबह से रात तक काम करने को तैयार थे। और कोई उनके लिए भारत की आज़ादी के अलावा उनके सामने कोई उस समय कोई गोल नहीं था, उद्देश्य नहीं था। तीसरा ये भी शायद गांधी और अन्य लोग भी समझ गए थे कि वो बहुत ही देश की जनता उन्हें बहुत चाहती थी। तो एक अगर नेता आए जिसमें बहुत ही कुशलताएं हो और वो देश की जनता भी उन्हें चाहती हो, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फिर कारण हो सकते हैं उसके नेतृत्व के लिए। और ये भी था, शायद लोग समझ गए थे कि हो सकता है कि नेहरू को एक मंच से बोलना पसंद भी आए, अगर उसकी तस्वीर अखबारों में छपे तो उसको अच्छा भी लगे। तो नेतृत्व शायद नेहरू को पसंद भी था, लेकिन गांधी और बाकी देश की जनता समझ गए थे कि ये नेतृत्व के लिए काम नहीं कर रहा है, ये सचमुच में जनता के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहता है, इसके अपने विचार हैं,
इसके अपने ख्याल हैं। तो ये और एक हम देखते हैं कि बाकी लीडर्स के मुकाबले एक वर्ल्ड व्यू भी था उनका इंटरनेशनली। ये बात आपने सही कही है कि ये तो सब लोगों ने स्वीकारा है कि बाकी सब लोग तो देश की ही बात करते थे, देश की बहुत बड़ी समस्याएं थीं, लेकिन जवाहरलाल ने पूरे विश्व के बारे में वो सोचते थे, अध्ययन भी किया था। और जैसा कि सब जानते हैं, जब उन्होंने जेल से चिट्ठियाँ लिखी थी अपनी बेटी को, वो भी दुनिया के इतिहास के बारे में ही चिट्ठियाँ, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो दुनिया की समस्याएं देश के सामने रखना, देश की जनता को दुनिया के बारे में समझाना, ये इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी।